नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ते हैं आरएनए संसार। अब बेटा ये जो आरएनए संसार जो है ना, ये वैसे तो यहां पर नहीं देना चाहिए था, ये कहां पर देना चाहिए था, चलो अब यहां पर दे दिया है। तो ये आना चाहिए एक चैप्टर जिसका नाम है विकास, जहां पर हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी जब उत्पन्न हुई थी या पृथ्वी पर जब जीवन उत्पन्न हुआ था, तो उस टाइम पर जो पहला आनुवांशिक पदार्थ जो हुआ करते थे वो आरएनए होते थे कि डीएनए होते थे। तो यहां पर वही चीजें बताई गई है कि स्टार्टिंग में इस पृथ्वी पर जो आनुवांशिक पदार्थ जो होता था वो डीएनए नहीं था, वो कौन था? आरएनए था। इसीलिए उस संसार को क्या नाम दिया जाता था? आरएनए संसार नाम दिया जाता था। बस वही अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं बेटा। आइए बेटा शुरुआत करते हैं किसकी? आरएनए संसार की। पूर्ववर्ती चर्चाओं से तत्काल एक प्रश्न उठता है कि प्रथम आनुवांशिक पदार्थ कौन सा था। मतलब पिछले जितनी भी स्टडी हम लोगों ने करी है उससे क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है कि आरएनए है। इस अध्याय में मतलब डीएनए आरएनए ये तो समझ में आ गया कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए। लेकिन प्रथम आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है कि आरएनए? पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन था? इस अध्याय में रासायनिक विकास के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा, लेकिन संक्षेप में कुछ तथ्यों व बिंदुओं को हम अवश्य उजागर करेंगे। यानी ये बोल रहा है कि इस अध्याय में हम इसका वर्णन तो करेंगे और बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन कहां पर मिलता है? इवोल्यूशन वाले चैप्टर में मिलता है कि प्रथम आनुवांशिक पदार्थ जो था वो कौन था? आरएनए था। आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था, याद रखना है आपने। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक कार्य जैसे उपापचय, स्थानांतरण, संबंधन, ये सारे ये वर्ड हम पढ़ेंगे। देखो उपापचय आप जानते हो, स्थानांतरण इसी चैप्टर में पढ़ना है, संबंधन इसी चैप्टर में पढ़ना है, का विकास आरएनए से ही हुआ है। यानी ये वो प्रक्रियाएं हैं जो जरूरी है किसके लिए? जीवन के लिए। और ये प्रक्रियाएं जो हैं वो आरएनए करता है, ना कि डीएनए करता है। समझना क्या कि ये जो प्रक्रियाएं जो हैं जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं जो हैं, जीवन स्टार्ट करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं जो हैं वो ये सारी हैं, और ये होती हैं आरएनए में, ना कि डीएनए में। यानी इस पृथ्वी पर जो पहला आनुवांशिक पदार्थ रहा वो डीएनए नहीं रहा, वो आरएनए रहा। हाँ, आरएनए से बाद में चलकर क्या बना होगा? डीएनए बना होगा। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक भाई यहां पर ब्रैकेट का लगा दिया, अच्छा यहाँ आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ उत्प्रेरक आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी होता है। अब यहां पर जरा लाइन को समझना, क्या देखा है कि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ तो होता ही है, लेकिन किसमें? वायरसेस में होता है। साथ ही साथ उत्प्रेरक का काम भी करता है। उत्प्रेरक यानी एंजाइम, साइड में लिख लेना, उत्प्रेरक मतलब एंजाइम। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हूं? जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती है, जो प्रोटीन एंजाइम इसमें कोई योगदान नहीं देता है। अब आपको समझना होगा क्या कि मेनली एंजाइम्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है सर, लेकिन एकमात्र एक्सेप्शनली आपको याद रखना होगा एक ऐसा उत्प्रेरक, एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन नहीं है, आरएनए है, और बिना उसके जीवन संभव नहीं है। ऐसा एंजाइम जो आरएनए प्रकृति का है उसका नाम है राइबोजाइम, याद रखना है। और वो आरएनए एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। लेकिन कैसा होता है? अस्थायी होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, बदलता रहता है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ। अब आरएनए अगर ज्यादा क्रियाशील है, अस्थायी है, तो आगे चलकर हमें अगर एक स्थायी आनुवांशिक पदार्थ चाहिए तो आरएनए से ही आगे चलकर क्या बना होगा? सर डीएनए का विकास हुआ होगा, जिससे यह अधिक स्थायी हुआ होगा, और वो कौन है? डीएनए है। डीएनए के द्विरज्जु, दोनों रज्जु, और दोनों रज्जु एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ए के सामने टी है तो जी के सामने सी है। इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध होता है। हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में देख लिया कि अगर डीएनए में अगर कोई गड़बड़ी आती है या डीएनए की दोनों रज्जु अलग होती हैं तो क्या वो फिर से मरम्मत हो सकता है उनका? यस। तो कोई भी परिवर्तन आता है उसके खिलाफ प्रतिरोधकता दिखाता है कौन? डीएनए। अगर आप उसको तोड़ भी दो डीएनए की दोनों रज्जु को और वापस से साथ साथ रख भी दो तो फिर से वापस वो जुड़ जाती है, उसमें मरम्मत की क्षमता है, यानी डीएनए स्टेबल है। और डीएनए अगर स्टेबल है तो पहले अनस्टेबल से स्टेबल चीज बनाई हुई होगी, और अनस्टेबल कौन है?
आरएनए। इस पृथ्वी पर पहले कौन आया? आरएनए। क्यों? क्योंकि जीवन की जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं वो किस में होती हैं? आरएनए में होती हैं, डीएनए में नहीं होती हैं, और इसके प्रमाण भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न आता है, दैट इज प्रतिकृति, डीएनए का रेप्लिकेशन। प्रतिकृति को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए की कॉपी बनाना। ये एक डीएनए है, एक डीएनए से दो डीएनए बना देना क्या कहलाती है? प्रतिकृति कहलाती है। डीएनए की दोनों कुंडली या डीएनए की द्विकुंडली रचना के प्रतिपादन के साथ ही वॉटसन और क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत करी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीएनए की प्रतिकृति की योजना सर्वप्रथम किसने दी थी? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का जब मॉडल दिया था, उसी मॉडल के तुरंत बाद तत्काल में जल्दी से क्या बता दिया था? डीएनए की प्रतिकृति की योजना को भी बताया था। उनके मूल कथनों को अगर हम देखें तो वो किस प्रकार थे? इस प्रकार थे। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी ना, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की प्रतिकृति के बारे में, वो ये स्टेटमेंट थी, एक्चुअल स्टेटमेंट थी। विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता। यानी मैं वॉटसन और क्रिक हूं, जस्ट इमेजिन, और मैंने क्या बोला कि विशिष्ट युग्मन होता है, विशेष प्रकार से क्या होती है? पेयरिंग होती है। किसमें? डीएनए में। ये जानकारी हमें पता लग गई, किसमें? उस आनुवांशिक पदार्थ में। अब वो आनुवांशिक पदार्थ जल्द ही नए रूप बनाता है, वो आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप का निर्माण भी होता है, और ये सारी प्रक्रिया जल्द ही बतानी पड़ेगी, यानी इनसे बचा नहीं जा सकता। जल्द ही वो डीएनए जो बना है उसके दो नए रूप बनते हैं। ये बताया वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देने के बाद में। उपरोक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों रज्जु अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जु का निर्माण करती हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, टेम्पलेट मैंने आपको बता दिया है कि भैया ये डीएनए की दोनों रज्जु हैं। पहले दोनों रज्जु को अलग करेंगे। ये देखिए, ये लाल वाली दिख रही है, दोनों लाल है, समझना, ये लाल, ये भी लाल। आपने पहले दोनों रज्जु को क्या कर दिया? सर अलग कर दिया। अब जब आपने इनको अलग कर दिया तो ये टेम्पलेट की तरह कार्य कर रही हैं, यानी जिनके ऊपर नए रज्जु बनेंगे। अब नए रज्जु जो हैं वो किस कलर से दिखाए गए हैं? सर ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, ये देखिए, ठीक है। अब आप समझिए कि ये जो नया डीएनए है, इस नए डीएनए में 50% पोर्शन किसका आ रहा है? जनक डीएनए का। भाई ये जनक है, ये पुत्री है, या ये जनक है, ये संतति है, ये पेरेंट है तो ये ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है। तो ये जो नया डीएनए जो आया है, इसमें एक रज्जु तो जनक का है और एक नया बना है। इसमें भी एक रज्जु, ये जो लाल वाला है, ये तो जनक का है, और नया जो है वो ब्लू वाला है। यानी एक नए डीएनए में 50% पोर्शन जो है, क्या वो संरक्षित रहा? क्या वो स्टोर रहा? क्या वो सुरक्षित रहा? क्या वो यूं का यूं आया? किससे? पेरेंट से आया। और 50% पोर्शन जो है डीएनए का नया बनाया गया। यानी डीएनए की प्रतिकृति में क्या संरक्षण हो रहा है? कंजर्वेशन हो रहा है, सुरक्षित रखा जा रहा है। एक नए डीएनए में आधा भाग जो है वो पुराने डीएनए का आ रहा है, और आधा भाग हमने नया बनाया है। तो ऐसी प्रतिकृति को क्या मैं अर्ध संरक्षी बोल सकता हूं? अर्ध संरक्षण बोल सकते हैं। संरक्षण का मतलब क्या होता है? सुरक्षित रखना। आपने इसका जो दोनों रज्जु थे, उन दोनों में से एक रज्जु इधर सुरक्षित रखा, एक रज्जु इधर सुरक्षित रखा। यानी नए डीएनए में एक रज्जु नया है और एक रज्जु पुराना है, और पुराना है इट मींस हमने उसको सुरक्षित रखा। तो हाफ सुरक्षित और हाफ नया, तो अर्ध संरक्षण कहलाएगा। यस सर, डन। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है, उसमें से एक पैतृक होता है और एक नई निर्मित लड़ी रज्जु होती है। यही बात हो गई कि जब डीएनए की प्रतिकृति होती है तो जो नया डीएनए बनता है उसमें एक रज्जु जो होता है वो पैतृक यानी जनक का होता है, और एक नया रज्जु होता है। डीएनए प्रतिकृति की इस योजना को हम अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है। डीएनए प्रतिकृति की ये योजना कैसी कहलाती है? अर्ध संरक्षी कहलाती है। यानी अर्ध मतलब आधा और संरक्षित मतलब सुरक्षित रखना। यानी आधा भाग जो था इस डीएनए के अंदर वो सुरक्षित है, किसका? पेरेंट का। इंग्लिश में अर्ध को बोला जाता है सेमी, और संरक्षण को बोला जाता है कंजर्वेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेशन ऑफ डीएनए।
डन, आगे बढ़ते हैं। अब सर ये जो डीएनए की प्रतिकृति अर्ध संरक्षी होती है, ये किसने बताई और इसका प्रमाण किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन आता है। आइएगा पढ़ते हैं बेटा आगे। अब यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रतिकृति होती है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी ई कोलाई से प्राप्त हुई थी। एशेरिकिया कोलाई कौन है? ई कोलाई बैक्टीरिया है, उससे प्राप्त हुई थी और आगे चलकर उच्च जीव जैसे पौधों और मानव कोशिकाओं में भी पता लगाया गया था कि ये प्रक्रिया कैसी होती है, अर्ध संरक्षी होती है। सर्वप्रथम किस पे अध्ययन किया गया था? एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया था? ई कोलाई पर किया था। किसने किया था? मैथ्यू मिसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने किया था। क्या पहला एक्सपेरिमेंट ही याद रखना, और कोई याद नहीं रखना? एक और याद रखना है। दूसरा किसका याद रखना? एक वैज्ञानिक जिसका नाम है टेलर। उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? एक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है विसिया फाबा। लिखा हुआ है यहां पर विसिया फाबा। वो कौन है? सेम की फली खाई है आपने? सेम की फली सब्जी होती है ना, सेम पर काम किया था। तो विसिया फाबा कौन होती है? सेम होती है। ठीक है, तो उन पर काम करके इन्होंने ये बताया था कि डीएनए की प्रतिकृति कैसी होती है? अर्ध संरक्षी होती है। 1958 में इन्होंने प्रयोग किया था। किसने? मिसेल्सन और स्टॉल। पूरा नाम याद ना रहे, मिसेल्सन और स्टॉल ने 1958 में ये प्रयोग करके सिद्ध किया था। पहले इन्होंने ई कोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें क्या लिखा हुआ है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत रहा था। क्या? वैसे तो हम डिटेल में ये पढ़ चुके हैं। क्या उन्होंने ई कोलाई को एक माध्यम में डाला। उस माध्यम के अंदर क्या था सर? अमोनियम क्लोराइड था। उस अमोनियम क्लोराइड में कौन मिल रही है सर? नाइट्रोजन 15 पाई जा रही थी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। यानी नाइट्रोजन का स्रोत जो था वो कौन था? देखिए नाइट्रोजन नेचुरली जो मिलती है वो कौन होती है? नाइट्रोजन 14 होती है। नाइट्रोजन 15 जो होती है वो भारी होती है। ठीक है, तो ये कौन है? ये भारी समस्थानिक है और ये हल्का समस्थानिक है। ये प्राकृतिक है और ये एक तरीके से कृत्रिम होती है। तो कुल मिलाकर नाइट्रोजन 15 जो होती है वो क्या है सर? एक भारी समस्थानिक है जिसको हमने यूटिलाइज किया, मीडियम में डाला, माध्यम में डाला और उसमें हमने अमोनियम क्लोराइड जो डाली थी, उस अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कौन सी थी? 15 थी। ऐसे माध्यम में हमने किसको डाला? ई कोलाई को डाला। अब ई कोलाई क्या करेगी? उस माध्यम से नाइट्रोजन लेगी, क्योंकि बिना नाइट्रोजन के तो कोशिका की संरचना पॉसिबल नहीं है। कैसे सर? सोचो, क्या नाइट्रोजन डीएनए में होता है? नाइट्रोजन क्षार में। क्या नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है? अमीनो एसिड में अमीन समूह होता है, अमीन यानी NH2, नाइट्रोजन वहां भी होता है। क्या नाइट्रोजन जो होता है क्या झिल्लियों में पाया जाएगा? कोशिका की झिल्ली प्रोटीन से नहीं बनी हुई है, तो नाइट्रोजन तो चाहिए। तो ई कोलाई को जो नाइट्रोजन मिल रही थी माध्यम से वो कौन सी मिल रही थी? 15 मिल रही थी, भारी मिल रही थी। हाँ जी, जिसके परिणाम स्वरूप जितने भी डीएनए बन रहे थे या दूसरे जो पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन हो गया, आरएनए हो, सब में क्या जाएगी? नाइट्रोजन व्यवस्थित हो जाएगी। हाँ जी, मान लो ये कोशिका ई कोलाई की, और इस ई कोलाई की कोशिका को बाहर माध्यम में क्या दे रखा था? अमोनियम क्लोराइड दे रखा है, जिसमें नाइट्रोजन कौन सी है? 15 है। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन जा रही है वो 15 जा रही है। अब इसके अंदर जहां जहां नाइट्रोजन की जरूरत होगी, जो जो यौगिक बनाना है, जिस यौगिक में नाइट्रोजन चाहिए, जैसे डीएनए में चाहिए, आरएनए में चाहिए, प्रोटीन्स में चाहिए, इन सब में क्या चाहिए सर? नाइट्रोजन चाहिए। इनफैक्ट कोशिका भित्ति जो होती है ई कोलाई की, वो किससे बनी हुई थी? पेप्टिडोग्लाइकेन याद आ रहा, और पेप्टिडो मीन्स अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो वहां पर क्या होएगा सर? नाइट्रोजन होगी। तो जो जो यौगिक अंदर हैं, जहां जहां नाइट्रोजन चाहिए, वहां वहां कौन सी नाइट्रोजन यूटिलाइज हो रही है? नाइट्रोजन 15। क्यों? क्योंकि माध्यम में नाइट्रोजन 15 दी है हमने स्रोत के रूप में। इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रण करने से अलग कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अब इस ई कोलाई के अंदर जो डीएनए होंगे, उस डीएनए की जो दोनों रज्जु जो होंगी, उन दोनों रज्जु में कौन है सर? 15 होएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एक नेचुरल ई कोलाई जो होएगा उसके डीएनए में अंदर कौन सा होएगा सर? 14 होएगा, क्योंकि नेचुरली कौन सा मिलता है? नाइट्रोजन 14। और आर्टिफिशियली हमने इस ई कोलाई के अंदर कौन सा व्यवस्थित कर दिया? 15। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, भारी चीज को हल्की चीज से सेपरेट कर देते हैं। अब हम क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस डीएनए को भी डालेंगे और यहां वाले के डीएनए को भी डालेंगे। ये नेचुरल ई कोलाई और ये आर्टिफिशियली हमने ग्रो कराई है ई कोलाई। दोनों का डीएनए डाल दिया और डीएनए डालने के बाद दोनों को हमने सेपरेट भी किया, दोनों के डीएनए को। अब दोनों का जब डीएनए सेपरेट किया तो नीचे की तरफ कौन सा डीएनए आया होगा, नीचे की तरफ कौन सा डीएनए होगा और ऊपर की तरफ कौन सा डीएनए होगा, आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। जो भारी होएगा वो नीचे, जो हल्का होएगा वो ऊपर। यानी जो 14 वाला जो डीएनए होएगा उसका बैंड मिलेगा ऊपर और जो भारी वाला डीएनए होएगा वो नीचे एकत्रित हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखो ये टेस्ट ट्यूब है, हाँ सर दिख रही है। अब इस टेस्ट ट्यूब को अगर मैं ऐसे कर दूं, जस्ट इमेजिन, मैं करके दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखिए, यही थी ना टेस्ट ट्यूब, यही वाली थी, ओके। ये टेस्ट ट्यूब हमने ऐसे कर दी, डन। अब जरा सोचिए 15 कहां है, नीचे। अब थोड़ा इमेजिन करिए, इधर आइए, 14 कहां दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर से है। इसी टेस्ट ट्यूब के एक और ले लेते हैं, हाँ जी। अब बताइए ये टेस्ट ट्यूब कैसे दिखा दी। ज्यादातर हम टेस्ट ट्यूब ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे सीधी खड़ी करके। अब बताइए यहां पर 14 कहां है, 15 कहां है। देखिए 15 जो है, ये देखिए, ये साथ साथ रख देते हैं ताकि इजीली समझ में आए। अब देखिए 15 कहां है नीचे, 14 कहां है ऊपर है। सर फिर ये कौन सा, अभी बता रहा हूं, इतनी बात समझ में। तो 15 है नीचे, जिस डीएनए में दोनों रज्जू में नाइट्रोजन 15 दोनों रज्जू में मिलेगी, वो डीएनए नीचे मिलेगा, भारी है। जिसमें 14 मिलेगी वो ऊपर मिलेगा, हल्का है। अब जरा सोचिए, एक रज्जू में 14 और एक रज्जू में अगर 15 हो तो ना वो ऊपर ना वो नीचे, बीच में मिलेगा। क्या मैं इसको संकर बोलूंगा, क्या मैं इसको संकर बोलूंगा। 14 और 15 वाला बीच में मिल रहा है, डन। तो 15 वाला जो है वो तो नीचे है, 14 वाला ऊपर है और बीच में 14 और 15 वाला होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई है, क्या ये चीज समझ में आ गई है। डन डना डन डन, क्लियर है बेटा। यहां पर हटा दूं, यहां से इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई है तो आइए देखते हैं यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, ओके। अब इस अपकेंद्रण यंत्र को जो यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है वो किस आधार पर किया है, याद रखना, घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर, कि किसका घनत्व। जैसे होता है ना वायु, जल और ठोस, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे चला जाता है। उसी प्रकार हमने यहां पर घनत्व के आधार पर, ठीक है, प्रवणता का मतलब होता है डिफरेंस, यानी घनत्व का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पर हमने क्या किया, अपकेंद्रण किया है। अब उस अपकेंद्रण यंत्र के अंदर हमने किसको यूज में लिया था, यहां पर सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, प्लीज इसको सही करना, ये सोडियम नहीं है, ये सीजियम है, ठीक है। इसको यहां पर साइड में लिख देना, गलत लिखा हुआ है, आप यहां पर साइड में लिखेंगे और क्या लिखेंगे, सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्या होता है, तत्व होता है, एलिमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा हुआ है। तो सीजियम क्लोराइड को यूज में लिया गया था, क्या करने के लिए, डीएनए को सेपरेट करने के लिए। कृपया ध्यान दें, नाइट्रोजन 15 एक विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है, याद रखना। ये जो नाइट्रोजन 15 है ये रेडियो एक्टिव नहीं है। कहीं ऐसा सोचो इसके ऊपर हम लाइट डालेंगे और ये जगमगाएगा, नहीं। यहां पर जब हम सेपरेट कर रहे हैं, क्या रेडियो एक्टिविटी के आधार पर कर रहे हैं या भार के आधार पर, भार के आधार पर कर रहे हैं। और ये नाइट्रोजन 15 से घनत्व के आधार पर अलग किया जाएगा, ना कि रेडियो सक्रियता या विकिरण सक्रियता के आधार पर। क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन 15 और 14 जो होते हैं ये कौन से आइसोटोप हैं, ये डेंसिटी के आधार पर डिफरेंट होते हैं, ना कि रेडियो एक्टिवनेस के आधार पर डिफरेंट होते हैं। डन। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब हमने
वो जो ई कोलाई तैयार किया था ना, वो ई कोलाई जिसके अंदर दोनों रज्जू में क्या है सर 15-15 है। हाँ सर, अब हम उस ई कोलाई को डालेंगे एक ऐसे माध्यम में जिसमें हम अमोनियम क्लोराइड लेंगे और उस अमोनियम क्लोराइड में अब नाइट्रोजन 14 प्राकृतिक रूप वाली मिलेगी। ठीक है, तो पहले हमने ऐसे ई कोलाई तैयार कर दिए, अब ऐसे ई कोलाई को हमने डाला यहां पर। ठीक है सर, आइए अगले स्टेप। इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया जाएगा जिसमें साधारण अमोनियम क्लोराइड है, साधारण मींस नेचुरली, जिसमें नाइट्रोजन 14 था। निश्चित समय अंतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूनों को लेने पर, अब हमने यहां पर इस कोशिका को डाल दिया ये वाली जिसमें क्या था 15-15 था। हाँ सर 15-15 है। अब हमने जैसे ही यहां पर डाला तो ये कोशिका यहां से पोषणीय पदार्थ लेगी। अब बताइए कौन सा नाइट्रोजन अंदर जाएगा, 14 के 15 14 जाएगा। हाँ सर, और भी पोषक पदार्थ है, कोशिका को पोषण मिलेगा, कोशिका वृद्धि करेगी या कोशिका अपनी संख्या बढ़ाएगी। हाँ, 1 से 2 होंगी। हाँ जी, कितनी देर में हो जाती है, 20 मिनट में हो जाती है। कितनी देर में हो जाती है, 20 मिनट में कोशिका विभाजन हो जाता है। किसमें, ई कोलाई में। कोशिका विभाजन कितनी देर में हो गया, 20 मिनट में। अब इमेजिन करिए 20 मिनट बाद मुझे एक ई कोलाई से 2 ई कोलाई मिली, बैक्टीरिया मिले। मैंने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को निकाला और निकालकर इसका जो डीएनए था उस डीएनए को वापस से अपकेंद्रण किया, और जब मैंने अपकेंद्रण किया टेस्ट ट्यूब के अंदर तो मुझे जो डीएनए मिला ना ही नीचे मिला ना ही ऊपर मिला, बीच में मिला। अब बीच में कब मिलेगा, जब एक रज्जू में 14 होगी और एक रज्जू में 15 होगी। यानी कैसा डीएनए है, संकर डीएनए है। कैसा डीएनए है, संकर डीएनए। खत्म, इतनी सी बात थी। अब इससे क्या पता लगा, इससे यह पता लगा कि ये जो दोनों रज्जू जो थे 15-15 वाले, जब आपने 14 अंदर भेजी तो एक रज्जू पर 14 और इस पर भी 14 यूटिलाइज हो गई, तभी तो संकर बनेगा ना। तभी तो एक डीएनए से जब 2 डीएनए बने हैं तभी तो संकर बनेगा। यानी जो 15-15 वाले डीएनए थे वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह। और जो नया रज्जू बनेगा उसमें क्या आ गई, 14। क्यों, क्योंकि बाहर आपने 14 डाली थी, बन गया संकर डीएनए। इससे डीएनए निष्कर्षण करने पर पाया गया कि यह हमेशा द्विरज्जु की कुंडलियों के रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों का स्वतंत्र रूप से सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया गया। वही बात कर रखी है क्या, कि अब आपने क्या डाल दिया माध्यम में, अमोनियम क्लोराइड, जिसमें साधारण था, और निश्चित अंतराल के बाद जब कोशिका क्या कर रही थी, गुणन कर रही थी, तो आप उनको निकाल रहे थे उन नमूनों को, और निकाल कर उसमें से जो डीएनए था उसका निष्कर्षण कर रहे थे, यानी अध्ययन कर रहे थे। आपने ये पाया कि डीएनए कैसा होता है, द्विरज्जुकी होता है। ठीक है, अब आपने यहां पर भी क्या किया सर, अपकेंद्रण किया। जो नमूने आ रहे थे उन सब का स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कौन सा ग्रेडियंट, कौन सी प्रवणता, याद रखना, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, प्रवणता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, यानी डिफरेंस। तो सीजियम क्लोराइड जो यूज में लिया जा रहा था वहां पर हम उस चीज, देखो होता क्या है, ये इस तरीके से ना टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरीके से सीजियम क्लोराइड डाला जाता है। अब सीजियम क्लोराइड जरा देखो ऊपर से नीचे तक कैसा है, अलग अलग है, ऊपर कम है, नीचे जाते गए ज्यादा है, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया किसका, सीजियम क्लोराइड का। ये चीज यहां पर एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है। सीजियम क्लोराइड का क्या है, डिफरेंस है। हाँ सर, अब जो नाइट्रोजन हल्की होएगी वो ऊपर रहेगी, भारी होएगी नीचे आएगी, और जो बीच वाली होएगी यहीं अटक जाएगी। तो हमने सीजियम क्लोराइड के डिफरेंस के आधार पर जब हमने अपकेंद्रण कराया तो हमें क्या मिला सर, हमें ये कंडीशन मिली। क्या तुम अपकेंद्रण बल के बारे में बता सकते हो? तुम जानते हो फिजिक्स में तुमने पढ़ा हुआ, अपकेंद्रण बल जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बाहर की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ अभिकेंद्री बल लगता है, सेंट्रीपिटल लगता है। और सोचो क्या एक अणु जो अधिक द्रव्यमान घनत्व का है तेजी से अवच्छाद बनाता है? यस, जो भारी होता है वो नीचे की तरह इकट्ठा होता जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर रह जाता है।
ये परिणाम यहां पर दिखा रखे हैं, अभी पढ़ते हैं इसको। इस प्रकार संवर्धन जिसको नाइट्रोजन 15 से 14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया। वापस से सुनना क्या, कि वो कोशिका जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 था, ऐसी कोशिका को हमने एक माध्यम में डाला। उस माध्यम में क्या था, नाइट्रोजन 14 था नाइट्रोजन 14 था, हाँ जी, डाल दिया, ओके। इससे फिर हमने पीढ़ियों को गुणन कराया, फिर हमने एक इकोलाई को निकाला। निष्कासित करने पर इसका घनत्व संकरित या मध्य था, यानी 20 मिनट बाद जो पीढ़ी आई थी इकोलाई की, 20 मिनट बाद जो पीढ़ी आई थी, एक इकोलाई से 2 इकोलाई बनी थी 20 मिनट बाद, तो हमने उसका डीएनए जब निकाला तो वो डीएनए क्या हल्का था, क्या भारी था, या मध्यम घनत्व का था, मध्यवर्ती था, संकर था। सर मध्यवर्ती था, संकर था, जो 20 मिनट बाद प्रथम इकोलाई पीढ़ी जो थी उससे निकाला गया। इकोलाई जो होती है 20 मिनट में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। डन। अब क्वेश्चन तुमसे पूछा, बताओ डीएनए जो दूसरी पीढ़ी आएगी 40 मिनट बाद, दूसरी पीढ़ी आएगी, उसको अगर तुम देखोगे तो तुमको क्या प्राप्त होएगा। आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए ये डीएनए है, इन दोनों में 15-15 है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों रज्जु को खोल देंगे, हाँ सर 15-15 टेम्पलेट, इनके ऊपर नया रज्जु बनाएंगे, हाँ जी नया रज्जु बनाएंगे। नया रज्जु जो होगा उसमें क्या होगी, 14-14 होगी, हाँ जी डन। ये हमारा नया डीएनए बन गया। ओके, अब ये काम कितनी देर में हुआ है सर, 20 मिनट में। ओके, अगले 20 मिनट में क्या होएगा, नेक्स्ट 20 मिनट में क्या होएगा भाई, 20 मिनट में विभाजन हो रहा है। तो ये जिस डीएनए जिस कोशिका के अंदर होएगा, कोशिका भी दिखा देते हैं ऐसे करके, मान लो ये जिस कोशिका के अंदर होएगा, अब यहां पर ये 2 कोशिका बन गई, हाँ जी। अब जरा सोचिए, इस कोशिका से 2 बनेंगी, इस कोशिका से 2 बनेंगी, यानी अगले 20 मिनट बाद क्या होएगा सर, अगले 20 मिनट बाद, अब यहां से कोशिका हटा देता हूं दिखाने के लिए, अगले 20 मिनट बाद क्या होएगा जरा देखना। अब यहां पर टेम्पलेट कौन होएगा, एक होएगा 15 और एक होएगा 14 टेम्पलेट। सोचो ये 15 और ये वाला 14, ये दोनों अब टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। ये 15 और ये 14, ये दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, हाँ। और जो नया रज्जु जो होएगा वो बनाने के लिए आप ऑलरेडी माध्यम में क्या डाल रहे हो सर, 14 डाल रहे हो। तो अब जो नया रज्जु आएगा उस नए रज्जु पर 14, तो ये भी 14, ये भी 14, इस पर भी नया 14, इस पर भी नया 14। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाएंगे सर, टोटल 4 क्या बनेंगे सर, डीएनए बनेंगे। कितने डीएनए बनेंगे सर, 4 डीएनए बनेंगे। ठीक है, अब कोशिका दिखा देता हूं। मान लो ये कोशिका थी, उससे 2 कोशिका बनी, इस कोशिका से 2 कोशिका ये बनी, इससे भी 2 कोशिका ये बन गई। लो जी, यानी आपने 40 मिनट में क्या देखा, 20 मिनट ये 20 मिनट ये, टोटल कितने हो गए सर, 40 मिनट हो गए। यानी एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में 20 मिनट, तो 2 से 4 बनने में 40 मिनट, यहां से यहां 40 मिनट, यहां से यहां 20 मिनट। भाई 1 से 2 होने में 20 मिनट, तो इससे इस कोशिका से 2 होने में 20 मिनट, इससे भी 2 होने में 20 मिनट। नहीं बोल सकता, दिमाग लगाइए, इससे 2 होने में 20 मिनट और इससे भी 2 होने में 20 मिनट। अब कई बच्चे कहते हैं सर 20 मिनट ये 20 मिनट ये, टोटल 40। नहीं बेटा, ऐसा थोड़ा ना। मान लो रात को, मान लो दिन में 2 बजे ये दोनों बनी थी, तो 2:20 पर ये दोनों विभाजित होंगी, तो इसको 20 मिनट लग रहा है, इसको भी 20 मिनट लग रहा है, यानी 2:20 पर 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ऐसे थोड़ा ना 2:40 लेंगे कि पहले 20 मिनट ये करेगी, फिर उसके बाद 20 मिनट के बाद ये करेगी। नहीं, दोनों साथ साथ, ये भी 20 मिनट में, ये भी 20 मिनट में, दोनों के दोनों 20 मिनट में 2 से कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। डन।
अब आप मुझे बताएंगे सोच समझकर, अब ये 4 से 8 होने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। भाई 20 मिनट में ये भी चारों के चारों 20 मिनट में 4 से कितनी हो जाएंगी? 8। तो जरा सोचिए, ये पहली पीढ़ी थी, ये दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी आने में कितनी देर लगेगी टोटल? यहां से 8 कोशिका बनाने में टोटल कितनी देर लगी? 60 मिनट, 60 मिनट। 40 तो ये हो गए, 20 और 60 मिनट में कितनी हो जाएंगी? 8 पीढ़ी आ जाएंगी। अब वो जो 8 पीढ़ी आएंगी, आप दिमाग लगाइए, उनमें क्या होएगा? जरा सोचिए, इस कोशिका का डीएनए संकर, इसका हल्का, हल्का, और ये भी संकर है। भारी है? कहीं है भारी? भारी तो नहीं है कहीं पर भी, देख लीजिए कहीं भारी है? नहीं सर, ये भी हल्का डीएनए, ये भी हल्का डीएनए, ये संकर, ये संकर। अब आप जरा खुद सोचिए, इनको आप खोलोगे, अब वापस से डीएनए बनाना है, तो इसको खोलोगे तो भारी और हल्का। अब ये दोनों टेम्पलेट होंगे, इधर ये दोनों ही टेम्पलेट हैं, ये भी दोनों टेम्पलेट हैं, इधर एक टेम्पलेट हल्का है और एक टेम्पलेट भारी है। अब वापस से नाइट्रोजन 14 आएगी, नाइट्रोजन 14 आप दिए जा रहे हो, तो जो नई रज्जु होएगी 14 14 14 14 14 14 14 14, खत्म। इतनी सी बात थी जो समझनी थी। ये भी 14 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 14, और ये जो है ये है 15, ये 15 और ये वाला 15, खत्म। अब आप खुद सोच लीजिए, केवल ये दो डीएनए जो हैं संकर हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो हल्के हैं। ये सारे के सारे डीएनए जो हैं हल्के, यानी 8 में से 6 जो है, 8 जो बने हैं डीएनए, उनमें से 6 जो हैं वो हल्के हैं, केवल 2 क्या हैं? संकर हैं। अब खुद ही अपने आप इमेजिन करिए, अगले 20 मिनट बाद चौथी पीढ़ी आएगी, यानी टोटल कितने मिनट हो जाएंगे? 80 मिनट। डन। दूसरी पीढ़ी आने में 20 मिनट, तीसरी पीढ़ी आने में 40 मिनट, पहली पीढ़ी आने में 20 मिनट, दूसरी पीढ़ी आने में, ये फर्स्ट पीढ़ी है, ये सेकंड पीढ़ी है, तो पहली पीढ़ी आने में 20 मिनट, दूसरी पीढ़ी आने में 40 मिनट, तीसरी पीढ़ी आने में 60 मिनट, तो चौथी पीढ़ी आने में अगले 20 मिनट, यानी 80 मिनट। अब 80 मिनट बाद कितने डीएनए बनेंगे? जरा सोचो, 8 से 16, और उन 16 में से कितने संकर होंगे? सोचो, अपने आप सोचो, कितने संकर होंगे? केवल 2 ही संकर होंगे। 2 कैसे होंगे? संकर होंगे। बाकी 14 जो होंगे वो कैसे होंगे? हल्के होंगे। क्यों? क्योंकि माध्यम में आप क्या दिए जा रहे हो? नाइट्रोजन 14 दिए जा रहे हो। खत्म। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन थी। डन। बड़े आगे, क्लियर है? तो यही तुमसे पूछा है कि बेटा ई कोलाई के 80 मिनट बाद वृद्धि से प्राप्त डीएनए में हल्के कितने हैं, संकृत कितने हैं, उनका अनुपात क्या है? हल्के कितने आए सर? 14, और संकृत कितने आए हैं? 2 आए हैं। तो रेशो क्या हो जाएगा? 7:1। तो 7:1 आपका आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में पूछ लिया जाता, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। क्लियर है? चल, अब यहां पर जो हमने कार्य देखा था, ये किसका कार्य था? मिसेल्सन और स्टॉल का कार्य था। किसका था? मिसेल्सन और स्टॉल का। किस पर काम किया था? ई कोलाई पर। ठीक है जी। जहां पर उन्होंने डीएनए की प्रतिकृति को देखा था, क्या यूज में लेकर? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक, एक हल्का और एक भारी। भारी जो है 15 है, हल्का नेचुरली 14 मिलता है। सेम टू सेम कार्य जो है एक और वैज्ञानिक ने किया था, और इसी वर्ष में किया था, जिसका नाम है टेलर। टेलट लिखा हुआ है, इसको सही करिएगा, टेलर है ये। कौन है ये? टेलर है। ठीक है, तो टेलर ने ये काम किया था।
अब क्या यूटिलाइज किया था बेटा उन्होंने, मैंने अभी अभी आपको बताया था एक प्लांट यूटिलाइज किया था 1958 में किया था। उस प्लांट का नाम था विसिया फाबा, जो कौन होता है, सेम होता है, जिसको हम फाबा सेम भी बोल देते हैं। अब इनका कार्य थोड़ा सा अलग था। कैसे अलग था, एक सेकंड रुकना, लेकिन ये जो मैंने आपको चीज बताई एक बार डायग्राम देख लो, वही चीज है। देखो दोनों रज्जु में क्या है, 15-15 है। अब केंद्रण किया तो नाइट्रोजन 15 नीचे मिली, ओके जी। 20 मिनट बाद जब आपने ई कोलाई को डाला एक ऐसे माध्यम में जिस माध्यम में नाइट्रोजन 14 दिया था आपने नेचुरली, तो आपने दो ई कोलाई निकाली, इन दोनों ई कोलाई का पृथक रूप से आपने अध्ययन किया। इस ई कोलाई के अंदर जो डीएनए था वो निकाला, दूसरी ई कोलाई के अंदर डीएनए वो निकाला, दोनों का अध्ययन किया। दोनों का अध्ययन, डीएनए का जब अध्ययन किया तो हमें कहां पर मिला वो डीएनए, ना नीचे ना ऊपर, ना नीचे ना ऊपर, बीच में मिला, यानी ये क्या था, संकरित था। फिर इन दोनों को आगे उसी माध्यम में रखा गया, उस कोशिका को उसी माध्यम में रखा जिसमें नाइट्रोजन 14 थी, तो अब नाइट्रोजन 14 आती रहेगी, ये दोनों डीएनए सेपरेट होंगे, ये दोनों, यानी इससे जो दो टेम्पलेट बनेंगे, एक 14 का बनेगा, एक 15 का, इससे भी दो टेम्पलेट बनेंगे, 14 का 15 का। अब 15 वाले टेम्पलेट पर तो 14 आ जाएगा, 14 वाले टेम्पलेट पर तो 14 ही आएगा, 14 वाले टेम्पलेट पर 14 ही आएगा, तो ये तो पूरा डीएनए हल्का। 14 वाले टेम्पलेट पर 14 आएगा, पूरा डीएनए हल्का, लेकिन जो डीएनए का टेम्पलेट 15 है उस पर तो 14 आएगा, तो वापस से दो डीएनए बनेंगे संकरित। तो अब आपको दो चीजें मिलेंगी यहां पर टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो डीएनए जो संकरित हैं बीच में और वो जो हल्के हैं वो ऊपर। अब आप जानते हैं तीसरी पीढ़ी आएगी, 8 मिलेंगे, 8 में से 2 जो होंगे वो संकरित होंगे, 6 जो होंगे हल्के होंगे। चौथी पीढ़ी आएगी, 16 डीएनए मिलेंगे, जिसमें से 2 संकरित होंगे और 14 जो है वो हल्के होंगे। खत्म, इतनी सी बात थी। हाँ जी, वापस से आ जाते हैं। टेलर ने भी ऐसा काम किया, बस टेलर के एक्सपेरिमेंट में एक तो ऑब्जेक्ट उसने डिफरेंट लिया था। उन्होंने क्या लिया था, मिशेल्सन स्टोन ने ई कोलाई लिया था और नाइट्रोजन को यूज में लिया था। इन्होंने किसको यूज में लिया, विसिया फाबा जो सेम है, और किसको यूज में लिया, इसको तो यूज में लिया, और मॉलिक्यूल क्या यूज में लिया था, तो उन्होंने पता लगाया था गुणसूत्र में। अब की बार उन्होंने डीएनए नहीं, उन्होंने गुणसूत्र लिया था, उस गुणसूत्र का वितरण देखा था, गुणसूत्र ही ले लिया, डीएनए नहीं लिया, पूरा गुणसूत्र ही ले लिया, गुणसूत्र पर अध्ययन किया और क्या यूज में लिया, विकिरण सक्रिय थायमिडिन का उपयोग किया। क्या उन्होंने जो नाइट्रोजन 14 और 15 ली थी, क्या वो रेडियो एक्टिव थी, क्या वो कलर ऑब्टेन कर रही थी, रेडियो सक्रियता दिखा रही थी, नहीं। लेकिन इन्होंने जो यूज में लिया था वो एक रेडियो सक्रिय पदार्थ था, और वो कौन था, थायमिडिन। नाउ टेल मी व्हाट इज थायमिडिन। सोचो, थायमीन को जब शर्करा के साथ जोड़ा था तो थायमिडिन बना था या नहीं बना था, हाँ सर। तो न्यूक्लियोसाइड यूज में लिया था उन्होंने, कौन सा, थायमिडिन न्यूक्लियोसाइड यूज में लिया था, लेकिन कैसा, रेडियो एक्टिव। और इस प्रयोग से भी सिद्ध हुआ था कि गुणसूत्र में जो डीएनए है वो अर्ध संरक्षी रूप से क्या करते हैं, प्रति करते हैं। अब उन्होंने डायरेक्टली डीएनए गुणसूत्र ले लिया और गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए था उसमें रेडियो एक्टिव थायमिडिन डाल दिया, और फिर देखा कि गुणसूत्र के अंदर जब डीएनए प्रतिकृति करते हैं, भाई गुणसूत्र डीएनए से ही तो बना हुआ है, वो जब प्रतिकृति करेंगे तो वो भी कैसा था, सेमी कंजर्वेटिव था। अब देखिए यहां पर कई बच्चे बिना फालतू में जबरदस्ती का डीपली जाने की कोशिश करते हैं, नहीं जाना, आपने केवल 2 बिंदु याद रखने, 2 से 3 बिंदु। यहां पर आपको मेन ये समझना था, ये समझ में आ गया, बल्ले बल्ले। यहां पर डायरेक्टली आपको याद रखना है कि सेम ऐसा एक्सपेरिमेंट 1958 में किसने किया था, टेलर ने किया था, किस पर, विसिया फाबा, जो कौन होती है, सेम होती है। उन्होंने घनत्व के आधार पर नहीं किया था, रेडियो सक्रियता के आधार पर किया था, और क्या यूज में लिया था, रेडियो एक्टिव थायमिडिन यूज में लिया था, किसमें, विसिया फाबा पर। और किस आधार पर किया था, डीएनए नहीं, गुणसूत्रीय आधार पर अध्ययन किया था, खत्म, इतना सा था। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डीएनए की प्रतिकृति अर्ध संरक्षी होती है, इसका प्रायोगिक प्रमाण, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब बात करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन की विधि की, कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है उसमें कैसे कार्य करती है ये विधि, या ये विधि कैसे होती है, कौन कौन से एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, वो हम यहां पर पढ़ते हैं बेटा। आइए बेटा देखते हैं कार्य प्रणाली और एंजाइम्स किसके, रेप्लिकेशन के। सजीव कोशिकाएं जैसे ई कोलाई में प्रतिकृति हेतु उत्प्रेरक एंजाइमों के समूह की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली बात है, रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो किसकी आवश्यकता होगी, एंजाइमों की आवश्यकता होगी। हम यहाँ पर एग्जाम्पल किसका लेकर चल रहे हैं, ई कोलाई का लेकर चल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का।
मुख्य एंजाइम जो डीएनए पर निर्भर है वह डीएनए पॉलीमरेज होता है। अब डीएनए की प्रतिकृति करानी है तो डीएनए की दोनों रज्जु को अलग करके, दोनों को टेम्पलेट मानकर उस पर जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा होगा? डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करता है और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, साइड है ये, राइड नहीं है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड के बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या कर दिया है, डीएनए की दोनों रज्जु को खोल दिया। डीएनए की दोनों रज्जु को खोलने के बाद में हमें क्या चाहिए? उस टेम्पलेट के अगेंस्ट में, उस टेम्पलेट के पूरक क्या बनानी है? नई रज्जु बनानी है। और नई रज्जु कैसे बनेगी? जब हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होंगे, साइड भी नहीं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होंगे। भाई नई रज्जु बनानी है तो किससे बनेगी? न्यूक्लियोटाइड से। कौन से न्यूक्लियोटाइड से? जो डीएनए के होते हैं। कौन होते हैं? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनकी जरूरत होगी। यह एंजाइम काफी प्रभावी होता है क्योंकि यह बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। बहुत कम समय में बहुत तेजी से क्या करा देता है? डीएनए की नई रज्जु का निर्माण कर देता है। कल्पना करो कि ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म मिलते हैं। यस, ई कोलाई के अंदर इतने क्षार युग्म थे। इसकी तुलना मानव के द्विगुणित संख्या में इतने क्षार युग्मक होते हैं। हाँ, हमारे अंदर इतने होते हैं, ई कोलाई के अंदर इतने थे। अब देखिएगा, जिनमें प्रतिकृति प्रक्रिया के पूरा होने में 18 मिनट लगते हैं। यानी ई कोलाई की अगर हम बात करें तो ई कोलाई में इतने क्षार युग्म मिल रहे हैं। अब इतने क्षार युग्म अगर मिल रहे हैं डीएनए के दोनों रज्जु में, है ना, बेस पेयर मिल रहे हैं, दोनों को आपने अलग किया, तो इन दोनों रज्जुओं पर नई रज्जु अगर बनानी है, यानी लगभग इतने ही हमें क्षार युग्म अगर बनाने हैं, तो मात्र 18 मिनट में इतने बेस पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब ये कि बहुलीकरण की औसतन दर 2000 क्षार युग्म प्रति सेकंड है। यानी एक सेकंड में 2000 बेस पेयर, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर बना रहा है। कौन? ये एंजाइम। इतनी तेजी से ये काम कर रहा है। ये केवल बहुलीकरण को तेज नहीं करते बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को उत्प्रेरित भी करता है। ऐसा नहीं कि बस लगाते जा रहे बनाते जा रहे, नहीं। अगर टेम्पलेट पर ए है तो उसके सामने जो पूरक रज्जु बनेगी, जो नई रज्जु बनेगी, उस पर टी होएगा। अगर टेम्पलेट पर जी है तो उसके सामने सी होएगा। तो ये भी शुद्धता के साथ पूरा कार्य किया जाएगा। प्रतिकृति में किसी भी तरह की गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो क्या हो सकता है? उत्परिवर्तन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृति एक महंगी प्रक्रिया है। अब ऊर्जा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रतिकृति एक कैसी है? महंगी प्रक्रिया है। इसीलिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अब केंद्रक के अंदर क्या मिलते हैं? हमें क्या चाहिए थे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ध्यान से सुनना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को क्या मैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोल सकता हूं? सोचो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस एक फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट मिलकर क्या कहलाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो हमें क्या चाहिए था? सर हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट चाहिए। लेकिन केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट पाए जाते हैं। तो दो फॉस्फेट को अलग करेंगे, ऊर्जा निकलेगी। उसी ऊर्जा को ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है यूटिलाइज करके इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को पूरकता के आधार पर लगाता जाता है। इसके अतिरिक्त अवस्तर की तरह कार्य करते हुए बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो यही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा। भाई जरा सोचो, ट्राइफॉस्फेट है, हमें मोनोफॉस्फेट चाहिए, दो फॉस्फेट एक्स्ट्रा लग रही है, तो उन दो फॉस्फेट को हटाएंगे, एनर्जी मिलेगी। एटीपी की तरह जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से दो टर्मिनल फॉस्फेट उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट होते हैं। जैसे एटीपी होता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं ना, एटीपी ऊर्जा की इकाई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उन ट्राइफॉस्फेट में से दो फॉस्फेट को हटाते तो क्या मिलती है? एनर्जी। ऐसे ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है, इनमें से दो फॉस्फेट को हटाएंगे, मिलेगी एनर्जी, और दो फॉस्फेट हटा देंगे तो क्या मिलेगा? मोनोफॉस्फेट, और वो हमें चाहिए। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति प्रक्रम को पूर्ण होने के लिए डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइमों की भी आवश्यकता होती है। अब अन्य एंजाइम भी चाहिए होते हैं। मेन एंजाइम तो ये है, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तो है। इसके अलावा और एंजाइम भी चाहिए। कौन से चाहिए ये नहीं बताए हैं। लंबे डीएनए अणुओं के दोनों रज्जु एक साथ पृथक नहीं होते हैं।
जो लंबे लंबे डीएनए होते हैं उनके दोनों रज्जु एक साथ पृथक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रतिकृति हेतु डीएनए कुंडली छोटे छोटे भागों में खुलती है। इसीलिए जो प्रतिकृति जो होती है वहां पर क्या होती है, पूरा देखो एक साथ नहीं खोल सकते हम, छोटे छोटे भागों पर कट लगाते हैं और डीएनए को क्या करते हैं, खोलते हैं। जिससे क्या बनती है, जैसे यहां पर कट लगाया ये खोल दिया, ऐसे आगे कट लगाएंगे खोल देंगे, तो क्या बन रही है, दो शाखाएं बन रही हैं। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक ही दिशा में होता है, 5 से 3' की ओर उत्प्रेरित होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो केवल 5 से 3 की दिशा में ही काम करता है। यह प्रतिकृति द्विशाखा पर कुछ जटिलताएं पैदा करती है। फलस्वरूप 3 से 5 ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होती रहती है, जबकि दूसरी लड़ी 3 से 5 यहां पर गलत लिखा हुआ है, 5 से 3 लिखेंगे, यहां पर मिस्टेक कर रखी है, 5 से 3 ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर यह असतत होता है। क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। देखिए डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 से 3 दिशा में काम करता है। ये नई रज्जु है और इस नई रज्जु को बनाना है तो कौन काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कहां से काम करेगा, 5 to 3। तो टेम्पलेट का ये वाला सिरा कौन सा है, 3, तो नई रज्जु का ये क्या होगा, 5। और नई रज्जु पर कौन बैठा है, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज तो 5 से 3 काम करेगा, ये 5 ये 3 काम करेगा। अब ये 3 से 5 है तो ये करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ये रज्जु और खुलेगी, ये करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। यानी यहां पर ये जो टेम्पलेट जो थी, इस टेम्पलेट पर डीएनए का जो, इस टेम्पलेट पर जो नया डीएनए बनेगा वो तो लगातार बनता जाएगा। अब कोई चीज लगातार बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सतत कहते हैं। लेकिन अब इधर आइए, यहां पर ध्रुवीयता क्या है, 5 और इधर की तरफ 3। अब अगर मैं यहां से बनाने बैठता, मान लो डीएनए पॉलीमरेज यहां से काम करता, तो 5 के सामने क्या होता, 3। 3 से 5 तो बनेगा नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, डीएनए पॉलीमरेज को अंदर डालना पड़ेगा यहां। अब यहां से यहां डाला, हाँ सर चलो यहां से यहां तक इसने बना दिया, मान लेते हैं सर ये यहां से यहां तक बना दिया, मैंने कहा ठीक है बना दिया। अब ये रज्जू और खुलेगी, हाँ सर, ये रज्जू और खुलेगी, हाँ सर, तो ये तो लगातार इस दिशा में करता जाएगा। फिर यहां वाली इस रज्जू पर फिर अंदर डीएनए पॉलीमरेज यहां पर आएगा, फिर इतना बनाएगा, फिर ये और खुलेगी, ये तो लगातार बढ़ती जाएगी, फिर डीएनए पॉलीमरेज अंदर आएगा, फिर यहां बनाएगा। तो ये क्या बनेगी, क्या ये सतत है कि असतत है? सर ये वाली जो रज्जू जो होएगी, ये वाली जिसकी ध्रुवीयता 5 से 3 है, उस पर नई रज्जू जो होएगी वो रेगुलर होएगी कि इर्रेगुलर होएगी, सतत होएगी कि असतत होएगी? सर असतत होती है। डन। तो भूल मत जाना, 3 से 5 ध्रुवीयता वाली टेम्पलेट, ये कौन है सर, टेम्पलेट है। ये कौन है सर, ये टेम्पलेट है। तो 3 से 5 ध्रुवीयता वाली जो टेम्पलेट होती है उस पर तो लगातार बनता है, लेकिन 5 से 3 ध्रुवीयता वाली जो टेम्पलेट होती है उस पर लगातार नहीं बन रहा है। कैसा बन रहा है, इर्रेगुलर बनता है, असतत बनता है। अंदर से बाहर बनेगा, फिर अंदर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर बनाएगा, फिर अंदर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर बनाएगा। डन। तो ये रज्जू क्या कहलाएगी, असतत कहलाएगी। तो ये मिस्टेक है हिंदी मीडियम में, नई हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में भी मिस्टेक है, पुरानी में भी मिस्टेक है। नाम मात्र का बस पब्लिकेशन बदला है, जस्ट नीचे चेंज कर दिया है, क्या 2025-26 चीज वही है, गलती अभी भी दे रखी है। तत्पश्चात यह असतत रज्जु के संश्लेषित खंड जो होते हैं डीएनए लाइगेज द्वारा आपस में जोड़ दिए जाते हैं। अब ये जो खंड जो होते हैं ना, इनको बोला जाता है ओकाजाकी खंड। ये जो छोटे छोटे खंड बनेंगे ना, खंड बनेंगे, इनको बोलते हैं ओकाजाकी खंड। और इन खंडों को एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम को शुरू नहीं कर सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अपने आप ये प्रतिकृति की प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं, तो फिर कैसे करते हैं? एक संरचना की जरूरत होती है जिसका नाम होता है प्राइमर, जो यहां पर बताई नहीं गई है। प्रतिकृति डीएनए के किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी प्रतिकृति हो जाएगी, एक निश्चित पॉइंट से, एक निश्चित जगह से होती है, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, प्रतिकृति के उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं। ई कोलाई के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। इन जगहों को प्रतिकृति का स्थल ORI नाम दिया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रतिकृति का स्थल, प्रतिकृति का उत्पत्ति केंद्र बोला जाता है।
इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योगज डीएनए विधि के द्वारा होती है। इसीलिए क्या किया जाता है, प्रतिकृति की शुरुआत के लिए कुछ ऐसे डीएनए खंडों की जरूरत होती है जो पुनर्योगज डीएनए विधि से बनाए जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं, जो नाम यहां नहीं लिया गया है, जिसमें संवाहक की आवश्यकता होती है। अब ये सारी चीजें आप किस में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। संवाहक से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, मूल की प्रकृति और इस जगह पर होने वाले प्रक्रम के बारे में आप विस्तृत रूप से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। लो जी, यहां पर बात लिख दी है कि यहां से यहां तक की जो लाइन लिखी हुई है ना कि पुनर्योगज डीएनए विधि ये क्या है, यहां पर वाहक क्या है, संवाहक क्या है, ये आप बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है वहां पर इस चीज को आप पढ़ेंगे। प्रतिकृति के बारे में अभी विस्तृत रूप से पूर्ण जानकारी नहीं है। आगे ये भी बोल रहा है कि अभी देखो डिटेल्ड जानकारी है नहीं, किसके बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका यानी ससीम केंद्रीय कोशिकाओं में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र की एस प्रवस्था में होती है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। डीएनए प्रतिकृति व कोशिका विभाजन चक्र काफी संभावित ढंग से होता है। यस, डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन ना होने के कारण बहुगुणिता आती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर डीएनए की प्रतिकृति के बाद अगर कोशिका विभाजित नहीं होती है तो एक ही कोशिका के अंदर डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड कंडीशन भी आ जाती है। इनमें से कुछ प्रक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से आप फिर से उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आता है वो आता है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम डीएनए से क्या बनाएंगे सर, एमआरएनए बनाएंगे। अब डीएनए से डीएनए तो बना दिया है, अब क्या बनाएंगे, डीएनए से क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे। देखो ये एक जनक कोशिका है, हाँ सर, इसके अंदर ये डीएनए था, हाँ जी था। अब ये जनक कोशिका को दो पुत्री कोशिका बनानी है तो पहले ये क्या करेगा, अपने डीएनए की इसने क्या कर दी सर, प्रतिकृति कर दी, हाँ जी। अब यहां पर दोनों पुत्री कोशिकाओं को दे दिया, हाँ जी दे दिया, एक डीएनए इधर एक डीएनए इधर दे दिया है। अब ये डीएनए जो यहाँ पर आया, ये डीएनए क्या करेगा सर, ये आरएनए बनाएगा और वो आरएनए प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन जो होंगे लक्षण उत्पन्न करेंगे। तो डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए बनाना। अब डीएनए की सूचनाओं को अगर आरएनए में डालेंगे तो ऐसा आरएनए जो सूचनाओं को लेकर आ रहा है, मैसेज को लेकर आ रहा है डीएनए को, उसको हम क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए, दूत आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। इसी प्रकार डीएनए से दूत या संदेशवाहक या एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए की एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण कराने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहा जाता है। अब यहां पे लाइन को पढ़ना जरा, डीएनए की एक रज्जु, दोनों रज्जु नहीं, क्यों सर, अभी कारण भी बता रखा है कि आप डीएनए की दोनों रज्जु से आरएनए नहीं बनाएंगे, डीएनए की एक रज्जु से आरएनए बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर दोनों रज्जु से बनाएंगे तो दो आरएनए बनेंगे और वो दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होंगे और दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। एक कारण तो ये है, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि अगर दोनों रज्जु से दो आरएनए बनाए और वो दो आरएनए मान लो एक दूसरे से अलग अलग है, मान लो अलग अलग रख दिए हैं, तो वो दो आरएनए क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। वो दोनों प्रोटीन क्या करेंगे, एक प्रोटीन किसी कार्य को बढ़ाएगा तो दूसरा किसी कार्य को घटा देगा, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे, यानी कार्य संपन्न ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए जटिलता आ जाएगी। यही दो कारण आगे दे रखे हैं आपके। इसीलिए डीएनए की दोनों रज्जुओं में से केवल एक ही रज्जु आगे चलकर आरएनए बनाती है, यानी डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके हमने किस में डाल दिया, आरएनए में डाल दिया। अब यहां पर वर्ड आप देखते हैं प्रतिलिपिकरण और माथा हिल जाता है सर, प्रतिलिपिकरण, प्रतिलिपिकरण का मतलब क्या होता है, कॉपी बनाना ना। तो आप डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, उनको आप कॉपी करके किसमें डालोगे सर, आरएनए में डालोगे। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे, अनुलेखन बोलोगे। यहां भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है। यहां पर भी पूरकता का सिद्धांत काम करता है कि अगर डीएनए की रज्जु में एडेनिन है तो सामने वाली जो आरएनए बनेगी उसमें क्या होएगा, थाइमिन होएगा कि यूरासिल होएगा सर, यूरासिल होएगा। जरा सोचिए, अगर यहां पर ये डीएनए की रज्जु है जहां या ए था या टी था या जी था या सी था या सी था या जी था या टी था या ए था, डन। अभी मैं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखा रहा, आपने दोनों रज्जु को क्या कर दिया सर, अलग कर दिया। मैंने कहा हाँ जी अलग कर दिया, ये लो जी अलग कर दिया। अब इन दोनों रज्जुओं में से एक रज्जु पर आरएनए बनाया जाएगा, दोनों पर नहीं बनाया जाएगा। सर अगर दोनों पर बना दे तो खुद जरा सोचो, ए के सामने क्या होएगा, जरा सोचो, आरएनए है, आरएनए में क्या होता है, ए के सामने टी, आप तो यही बोलते हैं ए के सामने क्या होता है, टी, क्या टी होता है आरएनए में, थाइमिन होता है नहीं, यूरासिल होता है। तो यहां पर क्या होगा, यूरासिल।
जी के सामने सी होएगा, सी के सामने जी होएगा, टी के सामने कौन होता है, ए होता है, और हम जानते हैं आरएनए में ए होता है। सेम टू सेम अगर मैं इधर से आरएनए बनाता, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने यू। अब इमेजिन करो ये दो आरएनए क्या एक दूसरे के पूरक नहीं होते? सोचो ये आरएनए में लेता और ये आरएनए में लेता, क्या ये एक दूसरे के पूरक नहीं है? हाँ सर, ए से यू जुड़ जाएगा, ए से यू जुड़ जाएगा, जी से सी, सी से जी, यू से, ये तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है क्या वो प्रोटीन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसीलिए हम केवल एक ही रज्जु से क्या बना रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं। मान लो इस रज्जु से बना लिया, अब ये भी तय करना पड़ेगा कौन सी रज्जु से बनाएंगे, वो भी अभी पढ़ेंगे। मान लो इस रज्जु से हमने आरएनए बना दिया है, ओके सर। अब ये जो हमारा आरएनए जो यहां पर बना है, ये फिर इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आरएनए बनकर यहां से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब जरा सोचिए, क्या यहां पूरकता का सिद्धांत काम कर रहा है? जरा इमेजिन करो, क्या यहां पर पूरकता का सिद्धांत काम कर रहा है? हाँ, ए के सामने कौन है? थाइमीन नहीं है, यूरासिल है। क्यों? क्योंकि दिस इज आरएनए। ये कौन है? आरएनए। तो यहां पर भी पूरकता का सिद्धांत काम करता है, जिसमें एडिनोसिन थाइमीन की जगह पर यूरासिल के साथ क्षार युग्म बनाता है। जिसमें एडेनिन जो होता है या एडिनोसिन जो होता है वो थाइमीन नहीं यूरासिल के साथ युग्म बनाता है। यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जु आरएनए के साथ मिलाकर उसी के रूप ले लेते हैं। सीधी सी बात है कि प्रतिकृति क्रम में जो हमने डीएनए को द्विगुणित किया था, यानी डबलिंग करी थी, अब हम क्या करेंगे? उस डीएनए से क्या बनाएंगे? एक रज्जु बनाएंगे आरएनए का। डन। यहां से यहां तक की लाइन में ये लिखा हुआ था कि भैया हमने प्रतिकृति में क्या किया था? डीएनए की कॉपी करी थी। हाँ, अब कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे? सर वो जो डीएनए है उस डीएनए से एकल रज्जु की क्या बनाएंगे? सर आरएनए बनाएंगे। इससे डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अब इससे ये भी तो पता लगेगा कि कौन सा डीएनए का भाग अनुलेखन कर रहा है। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जों की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होता? आ गया ना क्वेश्चन कि क्यों नहीं हो रहा है दोनों रज्जु का? इसका साधारण सा उत्तर है क्या? दो उत्तर हैं। पहला, दोनों रज्जु अगर टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, अगर दोनों रज्जु टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं तो उनसे विभिन्न अनुक्रम वाले आरएनए अणु का अनुलेखन होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। और यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं तो प्रोटीन में मिलने वाले अमीनो अम्ल का अनुक्रम भिन्न होएगा। समझना कि अगर यहां से दो आरएनए बनते हैं और दोनों आरएनए जो होंगे उनका अनुक्रम तो अलग होएगा, जैसे हमने यहां पर दिखाया था कि यहां पर दो आरएनए बनेंगे, यहां पर ये दो आरएनए हैं। हाँ सर, इसमें UCGA है, यहां पर AGCU है। दोनों आरएनए डिफरेंट है। हाँ, और दोनों आरएनए डिफरेंट होंगे तो दो अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे जिनमें अमीनो एसिड डिफरेंट होंगे, और ऐसा अगर हुआ तो जटिलताएं पैदा होती हैं। यदि किसी डीएनए का एक भाग दो प्रोटीन का कूट लेखन करता है तो आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण तंत्र जटिलताएं उत्पन्न करती हैं। आ गई बात कि अगर ऐसा होता है तो दो प्रोटीन बनेंगे और दोनों प्रोटीन जटिलता कैसे पैदा करेंगे ये नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूं। दो प्रोटीन जो होंगे वो एक दूसरे के क्या करेंगे? विपरीत कार्य करेंगे। अगर एक, मान लो एक हमारी अस्थि का निर्माण करेगा तो एक अस्थि को तोड़ेगा, तो ना ही अस्थियां ग्रो कर पाएंगी ना ही क्षीण हो पाएंगी। तो ये जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। दूसरा कारण क्या दे रखा है? सर दूसरा कारण दे रखा है कि दो आरएनए अणु जो होंगे एक दूसरे के पूरक होंगे। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ रख दूं तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो इनके निर्माण से क्या बनेगा? एक द्विरज्जु की आरएनए का निर्माण होएगा। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो इससे प्रोटीन का अनुलेखन नहीं हो पाता है, और अनुलेखन जो होता है वो क्या चला जाता है? वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक होंगे। खुली जगह ही नहीं है, दोनों बंद हो गए। अब दोनों बंद हो गए तो प्रोटीन कैसे बनाएंगे? आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनुलेखन की इकाई की। अनुलेखन में जो डीएनए पार्टिसिपेट कर रहा है उसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, अनुलेखन जहां पर होएगा ना, जिस डीएनए का अनुलेखन होएगा उस डीएनए के तीन पार्ट होते हैं। एक कहलाता है उन्नायक प्रमोटर, एक होता है संरचनात्मक जिसको हम स्ट्रक्चरल बोलते हैं जीन, और एक होता है समापक जिसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं। कुछ इस तरीके से ये रहा, ये है उन्नायक, ये है समापक, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? संरचनात्मक जीन कहलाता है। ठीक है, अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जुकी का ही भाग होता है। जो संरचनात्मक जीन जो होता है वो, ये जितने भी भाग है ये सारे के सारे किसका भाग है? डीएनए का भाग है।
चूंकि रज्जु विपरीत ध्रुवता की ओर होते हैं, इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकीकरण केवल एक दिशा 5 से 3 की ओर उत्प्रेरित करता है। बात ये समझना था, ये अनुलेखन कौन कराएगा? डीएनए से अगर आपको आरएनए बनाना है, ये डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो सर ये आरएनए बनाएगा कौन? एक एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए से डीएनए बनाना था, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनाना है, आरएनए पॉलीमरेज। अब सर आरएनए पॉलीमरेज किसको यूज लेगा? टेम्पलेट कौन है यहां पर? सर ये है टेम्पलेट। ये डीएनए का रज्जु जो है ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। अब इस टेम्पलेट पर कौन काम करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। यानी आरएनए पॉलीमरेज किस पर निर्भर है काम करने के लिए? सर इस डीएनए पर। भाई आरएनए पॉलीमरेज इसी को ही यूटिलाइज करके नया रज्जु बनाएगा आरएनए का। तो आरएनए पॉलीमरेज किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए पर। तो ऐसे एंजाइम को मैं क्या बोलूंगा? डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। डन। डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। ओके जी। अब ये डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बिल्कुल वैसे ही जैसे डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज था ना। नई रज्जु कौन सी दिशा में बना रहा था? 5 से 3। ये भी नई रज्जु कहां से बनाता है? 5 से 3 की दिशा की ओर ही बनाता है। डन। रज्जु जिसमें ध्रुवता 5, अब यहां पर ध्यान से सुनना, रज्जु जिसमें ध्रुवता 3 से 5 की ओर है वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, इसीलिए यह टेम्पलेट रज्जु कहलाता है। अब इधर देखिएगा भैया, ये मेरे पास डीएनए है जिसमें ये मैंने बोला 3 to 5 और ये बोला मैंने 5 to 3। हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना, हम जो भी चीज पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं कि राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो इसकी ध्रुवता क्या बोलूंगा? 3 से 5। और ये क्या बोलूंगा? 5 से 3। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम चीजों को लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये क्या बोलूंगा? 3 से 5। और इसको क्या बोलूंगा? 5 से 3। ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज जरा सोचिए, अगर यहां पर काम करता तो यहां से यहां बनाता। समझना, अगर आरएनए पॉलीमरेज यहां पर काम करता, यहां पर काम करता, यहां पर काम करता, यहां पर, यहां से स्टार्ट करता तो क्या होता? सर ये 3 होता, क्योंकि 5 के सामने 3 है। तो ये तो 3 से 5 बनता। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 3 से 5 तो बनता नहीं है, 5 से 3 बनता है। तो अब आप मुझे बताइए यहां पर बनेगा? हाँ सर, ये 5, ये 3 है तो ये 5, ये 5 से 3 की ओर बनता। और 5 से 3 की ओर अगर आरएनए बन रहा है तो ये कौन बना रहा है? सर आरएनए पॉलीमरेज बना रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज 5 से 3 की दिशा में अगर बनाता है तो टेम्पलेट की ध्रुवता क्या होगी? इस चीज को समझना पड़ेगा हमेशा कि नई रज्जु 5 to 3 बनती है तो टेम्पलेट क्या होगी? 3 to 5 होगी। सिंपल भाई। न्यू स्ट्रैंड 5 to 3 बनेगी तो इसके विपरीत टेम्पलेट क्या होगी? 3 to 5 होगी कि नहीं होगी? हाँ। तो इस रज्जु का नाम है टेम्पलेट। इसको हम क्या नाम देंगे? टेम्पलेट रज्जु बोलेंगे। सर ये रज्जु जो पार्टिसिपेट नहीं करेगी आरएनए बनाने के लिए, इसका नाम होता है कोडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग, कूट लेखन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? दूसरी रज्जु जिसकी ध्रुवता क्या थी? 5 से 3 थी, ये वाली 5 से 3 है, इसको हम क्या बोलेंगे? जिसमें जो आगे चलकर नहीं बनाएगी, आरएनए नहीं बनाएगी, इसको हम बोलते हैं कूट लेखन रज्जु बोलते हैं। अब कूट लेखन, कोडिंग, ये वर्ड देखने के बाद बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्यों सर? क्योंकि सर कोडिंग का मतलब तो ऐसा होता है ना जिसके पास कोड्स हैं, जिसके पास इंफॉर्मेशन है। बोलते हैं ना ये कोड डालो, वो कोड डालो, इंफॉर्मेशन मिलती है। इसको आप कोडिंग क्यों बोल रहे हो? कूट लेखन क्यों बोल रहे हो? आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं, एक बार जरा ध्यान से देखना। मान लो ये हमारा डीएनए था और इस डीएनए पर यहां पर अगर ए था तो यहां पर टी था, यहाँ जी था, सी था, सी था, जी था, टी था, ए था, ए था, टी था, टी था, ए था, सी था, जी था, सी था, जी था, सी था, जी था। मान लो ये था, है ना? इनके बीच में बॉन्ड थे। हाँ सर, हमने बॉन्ड तोड़ दिए। ओके सर, हमने ये बॉन्ड तोड़ दिए। अब हमें नई रज्जु बनानी है। ओके जी। अब इमेजिन करो, जो यहां पर नई रज्जु बनेगी आरएनए की, वो इस टेम्पलेट पर बनेगी, क्योंकि 5 से 3 बनानी है और टेम्पलेट 3 से 5 है, तो यहीं पर बन पाएगी, यहां पर नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगी फिर सर? 3 to 5 होगी। ये हमने अभी अभी कंसेप्ट देख लिया। अब जरा सोचिए आरएनए जो बनेगा उस पर देखना,
ए के सामने क्या होएगा सर? यू। हाँ जी। जी के सामने सी, जी ए यू ए जी जी जी, ये हमारा आरएनए होएगा 5-3। ठीक है। अब जरा एक बार फटाफट इस आरएनए और ये जो रज्जू जो है इनका क्रम देखो, सिवाय किसको छोड़कर? सिवाय इसको छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सारी चीज देखिए सेम है कि नहीं है। सी जी ए जी 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 ए जी जी जी, सेम टू सेम है। तो आपने इसको कोडिंग इसलिए बोला क्योंकि इसके पास जो क्रम है ना, इस पर जो नाइट्रोजन क्षार मिल रहे हैं सेम टू सेम नाइट्रोजन क्षार आरएनए पर है। यानी आरएनए पर नाइट्रोजन क्षार सेम इसके जैसे अगर चाहिए तो आप आरएनए को इस पर बनाओगे कि इस पर बनाओगे? टेम्पलेट पर। टेम्पलेट पर बनाएंगे। टेम्पलेट पर बनाएंगे तो पूरकता के आधार पर आरएनए पर जो क्रम होंगे नाइट्रोजन क्षार के वो सेम टू सेम इस रज्जू के जैसे होंगे। इसीलिए इस रज्जू का नाम क्या पड़ा है? कूट लेखन पड़ा है। कि यही रज्जू, इस रज्जू को हमने कूट लेखन इसलिए बोला क्योंकि जो आरएनए बनेगा उस पर नाइट्रोजन क्षार सेम टू सेम किसके जैसे होंगे? कूट लेखन रज्जू जैसे होंगे। बस फर्क कितना सा होएगा? यहां पर जहां थाइमीन होएगा उसकी जगह आरएनए पर, हम जानते हैं डीएनए में क्या होता है? थाइमीन, उसकी जगह आरएनए में क्या होता है? यूरासिल। बस इतना सा फर्क था। अब यही चीज जरा ब्रैकेट में भी देखिए लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां तक, दूसरी लड़ी जिसकी ध्रुवीयता 5 से 3 थी वह अनुक्रम आरएनए जैसा होता है। आ गया? आ गई ना बात? क्या बोला कि वो लड़ी जिसकी ध्रुवीयता 5 से 3 है, ये लड़ी थी जिसकी ध्रुवीयता क्या थी? 5 से 3 थी, वह अनुक्रम आरएनए जैसा होता है। इसका अनुक्रम किसके जैसा होता है? आरएनए जैसा होता है। थाइमीन के अलावा इस जगह पर यूरासिल होता है। बस थाइमीन की जगह यहां पर क्या होता है? यूरासिल होता है। अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। यह रज्जू जो किसी भी चीज के लिए कूट लेखन नहीं करता, देखिए नाम जरा देखिए, ये रज्जू जो किसी का कूट लेखन नहीं कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं रख रहा है आरएनए बनाने की, फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं? फिर भी हम इसको कूट लेखन रज्जू, फिर भी हम इसको कूट लेखन रज्जू कहलाता है। क्यों कहला रहा है कूट लेखन? कूट लेखन नहीं कर रहा फिर भी कूट लेखन कहला रहा है। कोडिंग नहीं कर रहा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं रख रहा है, फिर भी इसको हम कूट लेखन इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इसका जो अनुक्रम है वो सेम टू सेम आरएनए का है। क्यों? क्योंकि आरएनए इससे नहीं बना रहे, आरएनए इसके विपरीत वाले से बना रहे। इससे जब आरएनए बनाएंगे तो यहां पर पूरकता के आधार पर हम देखेंगे कि टेम्पलेट से जो आरएनए बनेगा उसका क्रम, अरे भैया जरा सोचो, ये दोनों थे, ये ए था, ये बी था। अब आप ए से अगर आरएनए बना रहे हैं तो जैसा ए के सामने बी था, अब ए के सामने बी डैश होएगा, यानी बी और बी डैश एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे? खत्म, इतनी सी बात थी। सभी उपयुक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई के भाग है कूट लेखन रज्जू से बनते हैं। याद रखना, जितने भी बिंदु होंगे ना ये अनुलेखन इकाई के, कौन से? उन्नायक, समापक, ये कौन रेगुलेट करेगा? ये कूट लेखन रज्जू तय करेगी कि कौन सा भाग उन्नायक है, कौन सा समापक है, ये कौन तय करेगी? ये कूट लेखन रज्जू तय करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ध्यान से सुनना। उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए अनुलेखन इकाई के परिकल्पित अनुक्रम को नीचे दिया गया। अब ये अनुक्रम कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, सर ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है मेरे दोस्त वही चीज, 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश, ये ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ जरा यहां से पढ़ेंगे, ATGCATGCA, ये लिखा हुआ है ATGCATGCA, इस तरीके से लिखा हुआ है। इट्स बेटर कि हिंदी मीडियम वालों को ये पूरा रज्जू दिखाना चाहिए था, इंग्लिश मीडियम में दिखा रखा है। अब जरा सोचो, अगर यहाँ ए है तो 5 डैश वाली जो होगी वहां पर क्या होगा? TACGTACGT, TACGTACCGT, मैंने इतना सा ही लिया है, बस इतना सा दिखाया हुआ है, कुछ नहीं है। ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाया हुआ है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त डीएनए से अनुलेखित आरएनए के अनुक्रम को क्या आप लिख सकते हैं? क्या आप
अपनी कॉपी में आज इस पूरे क्रम को लिखिए और यहां से जो डीएनए रज्जु बनेगा, उस जो आरएनए बनेगा, उस आरएनए को आप यहां पर लिखेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है आपसे। उन्नायक व समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। ये हम लोगों ने बात करी है कि भैया अनुलेखन इकाई का निर्माण कौन कर रहा है सर? अनुलेखन इकाई जो है उसका निर्माण जो है 3 भाग कर रहे हैं। कौन कौन से 3 भाग कर रहे हैं सर? एक है उन्नायक, एक है समापक और बीच में है संरचनात्मक जीन। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं सर? ये तीनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं सर? ये तीनों मिलकर निर्माण करते हैं किसका? अनुलेखन इकाई का। संरचनात्मक जीन के 5 डैश किनारे पर उन्नायक स्थित होता है। अब देखिए ये है संरचनात्मक जीन। हाँ सर ये यहां पर तो नहीं है, इसको मैं हटा दूं। यहां तक की बात समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई होगी, आपने बना भी लिया होगा, मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब जरा मैं इसको वापस से मिटा भी देता हूं। अब इधर देखिएगा, ये है हमारा 3 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश। अब जरा लाइनों को आराम से पढ़ना क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज्ड करती हैं। संरचनात्मक जीन के 5 डैश किनारे पर, अब ये संरचनात्मक जीन था, अब इसका 5 डैश किनारा कौन सा? कूटलेखन रज्जु का कि टेम्पलेट रज्जु का? तो याद रखना अगर ये संरचनात्मक जीन है, अगर मैं इतने से भाग को संरचनात्मक जीन बोल रहा हूं, सॉरी इतने से भाग को अगर मैं संरचनात्मक जीन बोल रहा हूं, ये वाला पोर्शन जो था ये संरचनात्मक जीन है। ये कौन सा जीन है? संरचनात्मक जीन है। तो ये वाली रज्जु कौन सी थी सर? ये रज्जु जो थी हमारी, ये कौन सी थी? टेम्पलेट थी। ये कौन सी रज्जु है? टेम्पलेट है, क्योंकि टेम्पलेट की ध्रुवीयता 3 से 5 होती है, अभी अभी बताया। और ये कौन सी है सर? ये वाली रज्जु हमारी कूटलेखन है, और कूटलेखन की ध्रुवीयता जो है वो क्या होती है? 5 से 3 होती है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से सुनना, संरचनात्मक जीन अगर ये है तो इस संरचनात्मक जीन की जो कूटलेखन रज्जु है उसका 5 डैश सिरा कौन सा है? ये है ना। ये अगर संरचनात्मक जीन है तो इस संरचनात्मक जीन की जो कूटलेखन रज्जु है, उस कूटलेखन रज्जु, ये वाली कूटलेखन है, इस कूटलेखन रज्जु का 5 डैश किनारा ये है। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? ठीक है, लाल रंग से दिखा दिया हमने इसको कि ये अगर हमारी कूटलेखन रज्जु है तो इसका ये हमारी अगर कूटलेखन रज्जु है, ठीक है, ये हमारी अगर कूटलेखन रज्जु है तो इसका जो 5 डैश किनारा होएगा यहां पर कौन होएगा सर? उन्नायक होगा। ये वाला पोर्शन जो होएगा क्या कहलाएगा? उन्नायक कहलाएगा। यानी मैं ऐसे भी तो बोल सकता था कि संरचनात्मक जीन की टेम्पलेट रज्जु का जो 3 डैश भाग है वहां पर उन्नायक, ऐसे भी तो बोल सकता था, लेकिन नहीं, हमारी एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि संरचनात्मक जीन के 5 डैश किनारे पर। अब संरचनात्मक जीन है, अब इसका 5 डैश किनारा तो ये भी है, 5 डैश किनारा तो ये भी है, और उन्नायक जो है 5 डैश पर है। उन्नायक कहां पर है सर? 5 डैश पर है। अब 5 डैश पर उन्नायक यहां पर भी हो सकता था, यहां पर भी हो सकता था। भाई ये संरचनात्मक जीन, इसका 5 डैश किनारा ये भी है, इसका 5 ये भी है, तो उन्नायक यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है। कहां माने? ब्रैकेट में पढ़िए। इस संदर्भ को कूटलेखन रज्जु के ध्रुवीयता के संबंध में देखना है।
यानी यहां पर आपको उन्नायक जो है वो तय करना है किसके हिसाब से, कूट लेखन रज्जु के हिसाब से। तो कूट लेखन रज्जु के हिसाब से 5 डैश किनारा ये है, तो यहां पर कौन होएगा आपका उन्नायक, ये उन्नायक नहीं होगा। उन्नायक मतलब प्रमोटर, जहां से ये प्रक्रिया चालू होएगी। समापक वो होता है जहां पर प्रक्रिया बंद होती है। डन। यह डीएनए अनुक्रम, आगे बढ़ते हैं, यह डीएनए अनुक्रम जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूट लेखन रज्जु का निर्धारण करता है। अब उन्नायक का काम क्या होता है सर, उन्नायक वो जगह है जहां पर आकर कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पर डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसका पता लगाता है। अब कैसे पता लगाता है वो हमारी एनसीईआरटी ने नहीं बताया है, वो हम डिटेल्ड में कई बार पढ़ते हैं कि यहां पर एक क्षेत्र होता है जिस पर एक निश्चित अनुक्रम मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में अलग मिलता है, यूकैरियोट्स में अलग मिलता है। प्रोकैरियोट्स में जो मिलता है उसका नाम होता है हॉगनेस बॉक्स, और यूकैरियोट्स में जो मिलता है उसका नाम होता है टाटा बॉक्स या प्रिबनाउ बॉक्स बोल दिया जाता है। अब उसमें एक निश्चित क्रम होता है। प्रोकैरियोट्स में होता है TATAAT, और यूकैरियोट्स में जो टाटा बॉक्स होता है उसका अनुक्रम होता है TATATAT या TATAAAA। ये एक निश्चित अनुक्रम होता है जो इस उन्नायक पर मिलता है। अब उसकी पहचान करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। तो वो सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी ने बिल्कुल डीपली गए नहीं है, सिर्फ इतना सा बता दिया कि उन्नायक जो होता है वो कहां पर होता है, संरचनात्मक जीन के 5 डैश पर। अब ये अगर संरचनात्मक जीन है, इसका 5 डैश ये भी है, ये भी है, तो कौन सा 5 डैश, ये वाला या ये वाला? तो किसके हिसाब से तय करना होगा, कूट लेखन रज्जु के हिसाब से तय करना होगा। डन। ठीक है। अब इस जगह का पता कौन लगाता है, आरएनए पॉलीमरेज पता लगाता है। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है कि ये डीएनए का जो अनुक्रम जो होता है ना उन्नायक, जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और उन्नायक का पता लगाता है, निर्धारण करता है। समापक कूट लेखन रज्जु के 3 डैश किनारे पर होता है। अब समापक कहां पर होएगा, कूट लेखन रज्जु के 3 डैश किनारे पर होएगा। अब ये कूट लेखन रज्जु है, इसके 3 डैश किनारे पर कौन होएगा सर, समापक होएगा। तो ये कौन हो गया सर, ये हो गया हमारा उन्नायक, और ये कौन हो गया सर, ये हो गया हमारा समापक। तो समापक हो या उन्नायक हो, समापक जहां पर समाप्त हो जाएगी प्रक्रिया, आरएनए बनना बंद हो जाएगा। देखो यहां से बनना स्टार्ट होएगा और इसका पता लगेगा। देखो ये वो क्रम है जिसका पता लगाया आरएनए पॉलीमरेज ने कि अच्छा प्रमोटर मिल गया। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रमोटर। यानी इस प्रक्रिया को यहां से चालू करना है, फिर यहां से चालू होगी, ये इस तरीके से आरएनए बनेगा। और फिर यहां पर जैसे ही पता लगाएंगे कि यहां पर कौन आ गया सर, समापक आ गया, ये प्रक्रिया यहीं पर बंद हो जाएगी। यानी यहां से तो चालू होने के लिए सिग्नल भेजा और यहां पर बंद होने का सिग्नल मिल जाएगा। तो ये है समापक। अब उन्नायक और समापक कहां पर हैं, कूट लेखन रज्जु पर हैं, याद रखना। ठीक है। अब इधर देखिएगा, एक होता है अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और एक होता है उत्प्रवाह अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आप यहां पर जो एक होता है अनुप्रवाह और एक होता है उत्प्रवाह, ये देखिए, ये मान लो इस तरीके से एक पहाड़ है, ठीक है। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो इसको बोलते हैं उत्प्रवाह, और अगर मैं नीचे आ रहा हूं अनुप्रवाह। ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन अप। अब जरा सोचिए, यहां से आप अगर यहां जा रहे हैं तो ये कौन सी प्रोसेसिंग कहलाती है, ये कहलाती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जिस दिशा में आरएनए पॉलीमरेज जा रहा है उसी दिशा में क्या चल रहा है सर, उसी दिशा में आरएनए का निर्माण हो रहा है, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, अनुप्रवाह है। और इसी अनुप्रवाह में आगे बढ़ते 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 क्या मिला सर, समापक मिला। तो जरा वर्ड पढ़ना, क्या यहां पर क्या लिखा हुआ था कि 3 डैश किनारे पर, यानी जब आप अनुप्रवाह कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अनुप्रवाह कर रहे हो, तब आपको क्या मिलेगा सर, समापक मिलता है।
इससे अनुलेखन प्रक्रिया जो होती है उसकी समाप्ति का निर्धारण होता है। अब ये जो होएगा यहाँ पर समापक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी प्रक्रिया। देखिए मैंने इस डायग्राम में यहाँ क्यों दिखा है, जस्ट बताने के लिए। समापक कौन तय करता है, कूटलेखन रज्जु, और नायक कौन तय करता है, सर कूटलेखन रज्जु। इसके अतिरिक्त उन्नायक के प्रति प्रवाह या उत्प्रवाह को हम प्रति प्रवाह भी बोल देते हैं। उन्नायक के प्रति प्रवाह एवं अनुप्रवाह की तरफ नियामक अनुक्रमक होते हैं। इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में जब आप जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होएगा तब जानकारी मिलेगी। अब देखिए यहां से यहां तक की लाइन जो है वो इसी चैप्टर में आप आगे चलकर पढ़ोगे, इसको अभी मत पढ़ना, कंफ्यूज्ड हो जाओगे। ये बोल रहा है कि उन्नायक के प्रति प्रवाह, अब ये उन्नायक है, इसका प्रति प्रवाह ये, और इसी उन्नायक का अनुप्रवाह ये। डन, अनुप्रवाह ये हो गया, प्रतिप्रवाह ये हो गया। तो इधर क्या पाया जाता है, नियामक अणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नियामक, यानी यहां पर नियामक मिलता है और यहां पर भी नियामक पाया जाता है। अब उसके बारे में वर्णन जो होएगा वो आगे चलकर इसी चैप्टर में होएगा, जहां पर हम किसकी बात करेंगे, जीन की अभिव्यक्ति की बात करेंगे। तो ये वाली लाइन मैं आपको अभी थोड़ी देर में, जब हम जीन अभिव्यक्ति पढ़ेंगे ना, जब वहां पर हम लैकोपेरॉन पढ़ेंगे, वहां पर इसी लाइन को फिर से दिखाऊंगा। ठीक है। अनुलेखन इकाई व जीन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है अनुलेखन की इकाई और जीन की हम बात करने वाले हैं। जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई होती है, ये हम जानते हैं। जीन जो होती है वो वंशागति की क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होता है। जीन कहां पर है, डीएनए पर है। जीन को डीएनए अनुक्रम के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। यानी जीन को साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। क्यों सर, आइए समझते हैं। मैंने आपसे बोला कि दोस्त ये डीएनए है, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, डीएनए का एक छोटा सा भाग कौन होता है, जीन होता है। यही बोलते हैं ना कि ये डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन कहलाता है। नहीं, गलत है। क्यों सर, क्योंकि वो भाग जो आगे चलकर आरएनए बनाएगा और फिर प्रोटीन बनेगा वो है जीन। अब जरा सोचिए, ये भाग जो था ये आगे चलकर प्रोटीन नहीं बनाया, तो क्या मैं इसको जीन बोलूंगा, नहीं। इसलिए साहित्यिक तौर पर नॉर्मली ये बोल देना कि डीएनए का हर पार्ट जीन है, दैट इज रॉन्ग। डीएनए का वो पार्ट जो आगे चलकर अभिव्यक्त होता है, आगे चलकर आरएनए बनाता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है, वो होता है जीन। जो नहीं बनाता वो नॉन जीन कहलाता है। यानी डीएनए में जीन भी है और नॉन जीन भी है। ठीक है, जीन भी मिल रहे हैं और जीन मतलब डीएनए का कुछ पार्ट जीन है और कुछ पार्ट जीन नहीं है। जो अभिव्यक्त नहीं हो रहा वो जीन नहीं है। टीआरएनए अथवा आरएनए, इसको हटाते हैं। टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं। उनसे भी जीन परिभाषित होता है। अब यहां से यहां तक की लाइन बड़ी कंफ्यूज करती है। टीआरएनए और आरआरएनए अणु भी डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं, उनसे भी जीन को परिभाषित किया जाता है। मतलब सर, टीआरएनए आरआरएनए डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करता है। अब ये अंतरण क्या है, व्हाट इज दिस अंतरण? अब इसको देखिए, मैं आपको समझाता हूं इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी से।